हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स अब अपनी बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बिजी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीयूटी की प्रिपरेशन छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 12th के मार्क्स का कोई यूज़ नहीं है। यानी कि 100% जो वेटेज है वो अब कंपटीशन एग्जाम को ही दी जा रही है और 12th की जो आपकी परसेंटेज है उसकी जीरो वैल्यू हो गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 12th की प्रिपरेशन ही ना करें और सारा फोकस अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ ही करें। उसका रीज़न इतना सा है कि अगर हम सीयूटी की बात करें तो उसमें जो मेजर पोर्शन है आज भी डोमेन सब्जेक्ट्स का ही है। इसके अलावा कुछ पोर्शन और ऐड किया गया है जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब हुआ आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे और आपके जीके क्वेश्चंस होंगे। पैटर्न आपको पता ही है, ये जो सीयूटी एग्जाम है ये तीन सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट्स यानी 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो रहेंगे, और थर्ड जो सेक्शन रहेगा आपका वो आपका जनरल टेस्ट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आएंगे। तो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम ऑलरेडी दो वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं और थर्ड जो वीडियो है आपका ये आपके लिए लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जनरल टेस्ट के। हालांकि क्वेश्चंस काफी इजी हैं लेकिन आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपके लिए नए हो सकते हैं। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है अभी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक क्यूब है जिसका जो साइड गिवन है हमको 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होंगी। क्यूब की अगर साइड ए है, अगर मैं मान लेता हूं कोई क्यूब है और उसकी जो साइड है वो ए सेंटीमीटर है, सपोज लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक क्यूब है और उसकी जो कोई साइड है तो वो ए है, तो आपको पता ही होगा क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो मेरे पास साइड क्यूब के इक्वल होता है और ए क्यूब के बराबर होता है। अब एक क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं और जो 6 सरफेसेस होती हैं वो ईच सरफेस जो होती है वो आपकी स्क्वायर शेप की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्क्वायर शेप है और उसकी साइड ए है तो उसका एरिया कितना होता है हमें पता ही है, ए स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास एक सरफेस है और उसका जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, अब ऐसी मेरे पास 6 सरफेसेस हैं, देयर आर 6 सरफेसेस, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का मेरे पास 6a स्क्वायर। शायद यही क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 6 54, तो मेरे पास 54 स्क्वायर यूनिट्स जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो क्यूब का एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर और टोटल वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब के इक्वल होता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का हो जाए 54 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ 3 स्कूटर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, find the ratio between the time taken by these scooters to travel the same distance। हमको ये पता ही है अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जो आपके पास स्पीड का रेशो गिवन है अगर उसका इनवर्स कर देंगे तो मेरे पास टाइम का रेशो आ जाएगा। अगर मेरे पास डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब अगर मेरे पास स्पीड का रेशो गिवन है अगर 2:3:4, अगर मेरे पास स्पीड का रेशो गिवन है 2:3:4 तो उसके कंपैरिजन जो हम देखते हैं डिस्टेंस सेम होने में, यानी स्पीड का रेशो मेरे पास गिवन है सपोज S1:S2:S3, मैं मान लेता हूं मेरे पास 2:3:4, ये मेरे पास स्पीड का रेशो गिवन है। तो मेरे पास टाइम का जो रेशो आएगा यानी T1:T2:33, ये जो रेशो आएगा मेरे पास ये आएगा 1/2:1/3:1/4। तो ये रेशो रहेगा मेरे पास टाइम का अगर डिस्टेंस सेम है। अब ऑब्वियसली पता ही होगा आपको ये बात कि जब भी हम रेशो निकालते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, वो हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में होते हैं। तो उसको निकालने का, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का सबसे इजी तरीका है कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं 2, 3 और 4 नंबर्स हैं, आप इनके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2, 3 और 4 इनका एलसीएम होगा 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12/2:12/3:12/4 सॉल्व करेंगे तो 6:4
4:3। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो 2:3:4 है तो हम इन्वर्स करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं ये, जैसे स्पीड का रेशियो 2:3:4 गिवन है तो गलती क्या करेंगे, वो जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो निकाल देंगे 4:3:2, जो कि मेरे पास गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आप इन्वर्स का रेशियो निकालेंगे 1:2, 1:2, 1/3, 1/4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 6:4:3। तो करेक्ट आंसर इज 6:4:3। इस क्वेश्चन में जनरली लोग गलती कर जाते हैं, आपको ध्यान रखना है इस तरह से जब इन्वर्स रेशियो निकालते हैं तो ये गलती ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन। अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी हम स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मीटर पर सेकंड में करते हैं हम इसको कन्वर्ट, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करनी है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है, अगर मेरे पास कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, और मुझे इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, यानी कोई भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 5/18। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 54 किलोमीटर पर एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम, अगर मेरे पास स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो क्या करूंगा मैं इसको 54 इंटू 5/18, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3 ये हो जाएगा मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 54 किलोमीटर पर आवर का वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर सपोज मुझे करना है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, अब मुझे जो कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, अब मैं क्या करूंगा मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 18/5 कैंसिल हो गया 4 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मेरे को गिवन थी 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया तो 20 इंटू 18/5 वो हो गया मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अ पर्सन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पता है कि स्पीड जो होती है वो होती है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस इसकी लेंथ हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, हम यूनिट भी लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मीटर पर मिनट आ रहा है और हमें आंसर निकालना है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 600 डिवाइड बाय 5 मिनट्स, यानी कि 5 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा ये, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। दिस इज 600 डिवाइडेड बाय 300, यानी कि मेरा जो आंसर आ गया है वो आ गया है मेरा 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड है यानी 2 इंटू, अब मैं 18/5 इसको कर दूं तो मेरा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, 36 डिवाइडेड बाय 5 विल बिकम 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा इस तरह से जब मेरे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आई है 2, यानी कि 2 को मैंने वहां भी किया हुआ है 2 इंटू, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18/5। ठीक है ना, 2 इंटू 18/5 से मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये मेरा मीटर पर सेकंड में है, अब मुझे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है तो मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर निकल के आ गया है वो आ गया है मेरे पास 7.2, यानी कि जो ये 7.2 है ये इसकी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो ये चीजें पता है आपको, ऑब्वियसली आपने पढ़ी हुई है अच्छे से। मीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर आवर में जब करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉकिंग
at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। तो यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो यूनिट चेंज करनी है वो हम इजीली देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो मुझे आंसर मीटर में पूछा गया है, तो सारे यूनिट्स में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके ही चलूंगा। स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद इन 15 मिनट्स यानी 15 इंटू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पे मेरे पास मिनट इंटू सेकंड कन्वर्ट होता जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उसको सेल्फ क्लियर करेंगे। 6 से कैलकुलेट किया तो 6 इंटू 3 18, 6 से किया तो 10, यहाँ पे किया तो 5 हो गया मेरे पास, 5 5 25 125 इंटू 1, ये हो गया मेरे पास 1250। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1.250 किलोमीटर और 1250 मीटर। ये डी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मुझसे पूछी गई है लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो इसमें सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो यूनिट कन्वर्जन करते हैं अगर आपने वो इजीली कर लिया है तो सिंपल सा जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इनटू टाइम, बस इसमें ध्यान रखना है कि स्पीड टाइम ये सब यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यूनिट सेम रखेंगे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और होता ही नहीं है, बस ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। A is twice as good a workman as B and together they finish the piece of work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? यानी कि A और B जो है वो दो आदमी हैं और A की जो एफिशिएंसी है वो B से डबल है, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days? तो सिंपल से हम जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं उसमें हम सिंपल सा यूनिट्स मान लेते हैं, उससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं अभी। यहाँ पे क्या हो रहा है, A is twice as good a workman as B। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं मान लेता हूँ A और B दो आदमी है और उनकी एफिशिएंसी कुछ कुछ यूनिट प्रोड्यूस करने की है। तो यहाँ पे मैंने देखा A is twice as good a workman as B, तो मैं मान लेता हूँ A की जो एफिशिएंसी है वो दिन में 1 यूनिट बनाने की है, तो कैपेसिटी है जो इसकी एफिशिएंसी है वो दिन में 1 यूनिट बनाने की है। तो A is twice as good workman, तो ये उसको 2 यूनिट बनाने की है। अगर नंबर ऑफ डेज में लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए की जो है वो एफिशिएंसी डबल है और बी की जो है उससे हाफ है, तो ए एक दिन में अगर 2 यूनिट बनाएगा तो बी 1 बनाएगा। एंड टुगेदर द फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी कि जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 18 डेज में काम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो दिन में कितने यूनिट बन जाएंगे मेरे पास 3, यानी कि ए मेरे पास 2 यूनिट बना सकता है और बी मेरे पास 1 यूनिट बना सकता है। दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट बना लेंगे 3 यूनिट। जब दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट बनाते हैं, इसके बावजूद जो मेरा काम है वो 18 डेज में कंप्लीट होता है, यानी कि दोनों मिलके काम करते हैं और एक दिन में 3 यूनिट बनाते हैं, उसके बाद भी मेरा जो काम है वो 18 डेज में कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टोटल काम होगा वो 54 यूनिट्स का होगा। एक दिन में 3 यूनिट बन रही हैं, 18 डेज लग रहे हैं, तो टोटल काम हुआ मेरे पास 54 यूनिट्स का, इन सच ए वे दैट ए कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स एंड बी कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट पर डे। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क, ए अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है मेरे पास 54 जो मेरे को बनानी है। टोटल मेरे को 54 यूनिट जो है वो बनानी है और ए पूछा है ए अलोन फिनिश द वर्क। अब एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, टोटल 54 यूनिट्स बनानी है, एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, इसका मतलब एक को अगर अकेला काम करने पे लगाया जाए तो मेरे पास 27 दिन में जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से हमने किया है। बी एक दिन में, ए दो दिन में, सॉरी बी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, ए एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, क्योंकि ये ट्वाइस एज एफिशिएंट है। टोटल एक दिन में 3 यूनिट बनी है, फिर भी काम जो है 18 डेज में कंप्लीट होता है, तो टोटल काम होगा मेरा 54 डेज। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अकेला करे, अब टोटल 54 यूनिट्स बनाने ही हैं, ये मेरे पास टोटल काम है। ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, इस हिसाब से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे वो 27 डेज लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 27 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज क्यूज फादर, ये मेरे पास रीजनिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन टॉपिक का। और इसको करने के लिए देखो, अगर हमको कुछ मेथड्स नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, फैमिली में रिलेशन मान लेते हैं। ये मेरा भाई यानी पी को एज्यूम कर लिया, फिर क्यू को एज्यूम कर लिया, फिर हम रिश्ते निकालते हैं और फिर हम करते हैं। अगर इसका एक फैमिली ट्री प्रॉपर बना लिया जाए तो और भी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं।
तो इसमें कुछ नोटेशन हम यूज करते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आते हैं, तो सिंपल नोटेशन हम यूज बना लेते हैं, फिर हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं और फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद वो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो कुछ नोटेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी मेल मेंबर होगा तो उसको हम बॉक्स से डिनोट करेंगे, कोई फीमेल मेंबर हुआ तो सर्कल से डिनोट कर देंगे। ये अपने अपने कन्वेंशन है, आप कोई भी अपना यूज कर सकते हैं। कोई भी मेरे पास मेल मेंबर होगा तो मैं उसको बॉक्स में डिनोट करूंगा, फीमेल मेंबर होगा तो इसको मैं सर्कल बना के डिनोट कर लूंगा। मेरे पास अगर कोई सिबलिंग है तो लेट्स से सिबलिंग का मैंने इससे डिनोट कर लिया, ये मैंने सिबलिंग का डिनोट कर लिया, यानी भाई बहन या भाई भाई होंगे, और ये सिंबल मैंने यूज कर लिया हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है ना, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। लेट्स से मैंने ये मेरा मेल के लिए हो गया, ये मेरा फीमेल के लिए हो गया। अभी ये सिंबल काफी है, इनसे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास, P इज क्यूज फादर, P इज क्यूज फादर। तो P अगर Q का फादर है तो सिंपल सी बात ये हुई, पहला तो P जो है वो एक मेल मेंबर है, P जो है वो एक मेल मेंबर है, और मैं जनरेशन को डाउनवर्ड गिवन है, यानी P इज क्यूज फादर, P इज क्यूज फादर। पहली लाइन का मतलब ये हुआ P इज क्यूज फादर, यानी Q का जो फादर है वो P है। P जो है वो एक मेल मेंबर होगा क्योंकि गिवन है P इज क्यूज फादर। अब Q का हम जो है वो जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन से तो डिनोट क्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि Q चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मेंशन है P इज क्यूज फादर, तो हम इतना ही डिनोट कर सकते हैं पहली लाइन से। नेक्स्ट लाइन है Q इज टीज फादर, Q इज टीज फादर, इसका मतलब Q T का फादर है, तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि भैया Q भी मेल मेंबर होगा, क्योंकि Q जो है वो T का फादर है, इसका मतलब Q भी जो है एक मेल मेंबर ही होगा। नाउ Q T का फादर है तो एक जनरेशन और बन जाएगी, और T का फादर है। अब इस लाइन से हम ये डिनोट नहीं कर सकते कि T का जेंडर क्या होगा, T का जेंडर क्या होगा वो हम इस लाइन से डिनोट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए T इज S ब्रदर, T जो है वो S का भाई है, इसका मतलब T जो हो जाएगा वो भी एक मेल मेंबर हो जाएगा। T इज S ब्रदर, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सिबलिंग को इस तरह डिनोट करूंगा, तो T इज S ब्रदर, T इज S ब्रदर, तो T जो हो जाएगा वो S का ब्रदर हो जाएगा। अब इससे ये चीज शो नहीं होती है कि S जो है वो मेल या फीमेल है, लेकिन T जो है वो मेल मेंबर होगा। S इज आर्स डॉटर, S इज आर्स डॉटर, S इज आर्स डॉटर, इसका मतलब जो है S एक फीमेल मेंबर है, यानी T और S भाई बहन है, और इस हिसाब से अगर ये भाई बहन है और Q अगर एक मेल मेंबर है तो इस हिसाब से इन दोनों की शादी हुई होगी, और R जो होगा वो फीमेल मेंबर, यानी Q और R हस्बैंड वाइफ है इन सच ए वे दैट Q इज फादर एंड R इज मदर ऑफ T एंड S, T एंड S आर बोथ सिबलिंग्स, T इज ब्रदर एंड S इज सिस्टर। तो अब है हाउ इज P रिलेटेड टू S, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ इज P रिलेटेड टू S, यानी P जो है वो S का क्या लगता है, हाउ इज P रिलेटेड टू S, हाउ इज P रिलेटेड टू S, यानी P जो है वो S का क्या लगता है। तो यहाँ पे देखा तो ये भाई बहन, इसका फादर फिर उसका भी फादर, इसके हिसाब से देखा जाए तो S के ये दादाजी हो गए, यानी कि P जो है वो S के ग्रैंड फादर हो गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने देख लिया, हमने कुछ अज्यूम करने का ही नहीं देखा, फैमिली रिलेशन देखा ही नहीं हमने, मैंने अज्यूम कर लिया, अपने आप को वो करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल से नोटेशन आप काम में ले सकते हैं, आपने और को डिसाइड किए हैं वो भी कर सकते हैं। सिंपल से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं जो सेंटेंस गिवन है उसके हिसाब से, और फटाक से हमारा आंसर जो है आ जाता है। करेक्ट आंसर इज ग्रैंड फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज 153, 144, 135 क्वेश्चन मार्क 117, 108, 99, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसे सीरीज से क्वेश्चन आते हैं हम सबसे पहले ही काम करते हैं, सबसे डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखा 153, 144, यानी कि ये 9 जो है वो कम हो रहा है, यानी कि 153 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 144 आ गया, 144 में से मैंने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 135 आ जाएगा। करेक्ट, 135 से 9 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आना चाहिए 126। ठीक है, फिर भी पूरा चेक करेंगे हम, 126 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 117, 17 से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 108, 107। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर विल बी 126। और हो क्या रहा है सीक्वेंस में, हर जो आपके पास टर्म है वो पहले वाली से 9 कम होती जा रही है, तो 9 कम करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 126। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई पैटर्न इसमें बनेगा ही नहीं। कंप्लीट द सीरीज। अब यहाँ पे हमारा एक बार तो मन होता है कि हम एक बार डिफरेंस निकाल के देखें, जैसा कि सीरीज में हम देखते आए हैं, जब भी कोई सीरीज आती है तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या कोई पैटर्न बन रहा है।
तो यहाँ पे हमने देखा 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। पर यहाँ पे पहली बार में ही हमारी एक नजर जाती है जो डिफरेंस से ज्यादा हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि यहाँ पे जो सारी टर्म्स हैं ये किसी ना किसी नंबर की क्यूब है। यानी 1 का क्यूब है मेरे पास 1, 2 का क्यूब होता है मेरे पास 8, 3 का क्यूब होता है मेरे पास 27, 4 का क्यूब होता है मेरे पास 64, 5 का क्यूब होता है मेरे पास 125, 6 का क्यूब होता है मेरे पास 256, 216, 7 का क्यूब होता है मेरे पास 343, 8 का क्यूब होता है मेरे पास 512, 9 का क्यूब होता है मेरे पास 729, 10 का क्यूब होता है मेरे पास 1000, 11 का क्यूब होता है मेरे पास 1331 और 12 का क्यूब होता है मेरे पास 1728। 12 तक याद रखिए, काम आएंगे आपके। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर देखी और ये मैं लिख सकता हूँ 64 के बाद ये 5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और 5 का क्यूब जो होता है मेरे पास वो 125 होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी मिस नहीं करने चाहिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके स्कोर को बढ़ाने में। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, फैशन इज डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। फैशन इज कोडेड एज दिस नंबर एंड डिजाइन इज कोडेड एज दिस नंबर एंड व्हाट विल बी द कोड ऑफ कैटवॉक। तो यहाँ पे जनरली जो हम पैटर्न अप्लाई करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में वो सिर्फ इतना सा होता है कि हम जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनको नंबर देने का ट्राई करते हैं पहले। व्हाट आई मीन इज यहाँ पे मेरे पास गिवन है सबसे पहले FASHION, ठीक है ना। अब फैशन का कोड दे रखा है मेरे को 6119891514, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा जो रिलेशन मेरे को आएगा वो यही आएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में एफ की रैंक कितनी है। देखिए मेरे पास 26 अल्फाबेट होते हैं A to Z, और अगर मैं एफ की पोजीशन निकालूं, रैंक निकालूं, तो मुझे पता लगेगा कि कौन से रैंक पे आता है। जैसे ABCDEF, तो ये 6 नंबर पे आया, तो एफ जो है वो 6 नंबर पे आ गया। ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, ए फर्स्ट पे आ गया। अब एस का मुझे निकालना पड़ेगा, एस का निकालना पड़ेगा तो मैं कहता हूं जैसे कि A to Z में एम जो है वो बीच में आता है, बीच में 26 का आधा कितना हो गया 13, एम इज मिडिल, मिडिल हो गया 13। याद रखने की ट्रिक हो सकती है। अब LNOPQRS, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो एस की रैंक यहाँ पे 19 आ रही है। तो क्या कोड 19 बन रहा है एस का? यस, ऐसा कोड 19 बन रहा है। ऐसे एच का देखेंगे ABCDEFGH, एच का 8 बन रहा है, आई का आप देखेंगे तो 9 बनेगा। तो सो ऑन मैं ये चीज कह सकता हूं कि मेरे पास जो भी मेरे पास इंग्लिश के अल्फाबेट हैं उनकी जो पोजीशन होती है, जो रैंक होती है, उसके हिसाब से वो कोड बनाया गया है। इसका मतलब हम ये भी चेक कर लेंगे डिजाइन के लिए भी, डी मेरे पास 4th नंबर पे आता है तो डी 4th नंबर पे है। इसके बाद ई जो होता है 5th पे आता है तो 5th है, यानी कि ये पैटर्न सही है। ये दोनों में चेक करना जरूरी है, जरूरी नहीं है एक में ही अप्लाई कर दिया दूसरे में भी लागू हो रहा हो। तो हमने 2 में चेक किया, सही आ रहा है तो मैं ऑब्वियसली अब कैटवॉक का कोड निकाल सकता हूं। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर ये मेथड लगेगा तो कैटवॉक का जो कोड है वो क्या होगा। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 69, 23, ब्लैंक 36। अब मुझे इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अगर एक बार में क्लिक हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं होते तो आप पूरा पेपर इसी में करते हैं तो भी क्लिक नहीं होंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर एक बार में हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए, बाद में जब दोबारा टाइम मिले तब देखना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट बनता है 69, 23, 30 क्या आएगा। सबसे पहला मेथड जो बनेगा मेरे पास कि 69 को अगर मैं 1/3 करूं यानी 1/3 निकालूं तो 23 आएगा, या 23 का जो 3 टाइम्स होता है वो 69 होता है। सिमिलरली 36 किसका 3 टाइम्स होता है, यानी मुझे उसका 1/3 करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज 12। ये आपने देख लिया। अगर ऑप्शन में 12 नहीं होता तो हम कोई और ऑप्शन या और कोई मेथड और कोई लॉजिक लगाने का ट्राई करते। अगर ऑप्शन में नहीं होता है 12, अब सिंस ऑप्शन में 12 है तो हमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी, हम 36 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। What we will do is 36 divided by 12, आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 निकाला तो करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, सिंपल से लॉजिक है, इनकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सीयूईटी में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी इजीली इनको कर सकता है। तो इस तरह हमने देखे कि सीयूईटी के जो क्वेश्चन है जनरल टेस्ट के वो काफी इजी होते हैं, इनमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है।
कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया है, हम ये देख लेते हैं। हैव वी कंप्लीटेड? यस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। और इस तरह के जो सीक्वेंस रहेंगे, जो जनरल टेस्ट के पेपर बनते रहेंगे, उसमें आप मान के चलिए कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से आपके सारे टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल जो टाइम है आपके पास वो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का है, तो ज़्यादा आप डिटेल वीडियो भी नहीं देख पाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। तो अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड प्रैक्टिकल जो भी चल रहे हैं, उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। डोमेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे ही टाइम मिलता है आपको, उसको गपशप में या फिर ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह में वेस्ट करने के बजाय उसको थोड़ा जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों की लगाइए। काफ़ी हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं जनरल टेस्ट और इंग्लिश के। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक ऐप भी लॉन्च की जाएगी और उस ऐप में आपको बहुत सारे फ्री मॉक्स दिए जाएंगे। तो अब तक जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अप्लाई भी करके देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे जो PDF फॉर्मेट में होंगे, टेस्ट फॉर्मेट में होंगे, आप उनको आप दे सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे फ्री मॉक्स भी दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन CUET और अदर एग्जाम्स ही कर पाएँ। CUET के अलावा हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको ऑफर करेंगे, जिसमें आपका क्राइस्ट का हो गया, नरसिम्हा मंजी का हो गया, सिम्बोसिस का हो गया, और जितने भी मेन एंट्रेंस अच्छी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाएगी। चलिए, अभी के लिए शुक्रिया, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। कीप इन टच एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।